हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेरी। आज हम 5 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको हमारा जो एनालिसिस है वो कैसा लगता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज टू हिट इंडियन मार्केट सून। नाउ बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज है क्या? तो यहाँ पर बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज to hit the Indian market soon, मतलब इंडियन मार्केट में ये सून अवेलेबल होने लग जाएंगे। ठीक है ना। तो बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज में क्या है? एडेड आयरन कंटेंट will soon be available on Indian market, said Simon Heck, Director General of the Peru-based International Potato Center in an interview. Biofortified sweet potatoes with vitamin A added using technology developed by CIP are already available in Karnataka, Assam, West Bengal and Orissa. The CIP, an apex research body of international research institutions working on tubular crops, will take efforts to make the seeds of biofortified sweet potato available to more farmers, said Dr. Head, currently in India for the establishment of CIP South Asian Regional Center in Agra. The focus is on iron fortification in potatoes. We have already shared the germ plasm with the Indian Council of Agriculture Research Central Potato Institute in Shimla. The first variety has been released in Peru. Now it is under the evaluation of ICAR and needs to be adapted into the Indian growing conditions. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज आ जाएंगे। बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज का क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, उसके अंदर एडेड आयरन कंटेंट होगा, आयरन कंटेंट हाई होगा, जो खाएगा उसका आयरन सही रहेगा, आयरन कंटेंट हाई होगा उसमें। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि जल्द ही इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? सेड साइमन गो बैक। तो यहाँ पे साइमन हेक, साइमन गो बैक भी था एक। ये कौन है? साइमन हेक। साइमन हेक एंड हु इज साइमन हेक? साइमन हेक क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द पेरू बेस्ड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, CIP। अब हमें पता होना चाहिए कि CIP जो है वो क्या है? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है जो पेरू में बेस्ड है। ठीक है ना। अब इन्होंने और क्या काम किया है? ठीक है ना। जो ये बायो फोर्टिफाइड पोटैटो है ये कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने? ठीक है ना। शेयर्ड जर्म प्लाज्म विद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंट्रल पोटैटो इंस्टीट्यूट इन शिमला। क्या है यहाँ पर? ये इन्होंने अपना जो जर्म प्लाज्म है वो किसके साथ शेयर कर दिया है? जर्म प्लाज्म किसके साथ शेयर कर दिया है? जर्म प्लाज्म जो है वो इन्होंने शेयर कर दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल पोटैटो इंस्टीट्यूट के साथ। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड सेंट्रल पोटैटो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? शिमला में है। ठीक है ना। पेरू में ये ऑलरेडी रिलीज कर दी है। यहाँ पर क्या हो रही है? बीइंग इवैल्यूएटेड। ये क्या हो रही है? बीइंग इवैल्यूएटेड। ठीक है ना। आपकी इंडिया में कैसे? और बीइंग इवैल्यूएटेड एंड अडेप्टेड टू इंडियन ग्रोइंग कंडीशंस। ठीक, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया में ये ऐसे सेम ग्रो हो जाएगा कि इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये चेंजेस ये कर रहे हैं और फिर देखेंगे इंडिया में ये आते हैं या नहीं। बट यहाँ पर इंडिया में क्या बोल रहे हैं? क्या चीज़ ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है? क्या चीज़ इंडिया में आ चुकी है? ये बात कर रहे हैं स्वीट पोटैटोज की। ठीक है ना। बायो फोर्टिफाइड, यहाँ पे लिखेंगे बायो फोर्टिफाइड स्वीट पोटैटोज। और बायो फोर्टिफाइड स्वीट पोटैटोज में कौन सा डाला इन्होंने? विटामिन ए। विटामिन ए एडेड यूजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय CIP। ठीक है ना। ऑलरेडी अवेलेबल इन सम इंडियन स्टेट्स। कुछ इंडियन स्टेट्स में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है ना। CIP क्या है? अब यहाँ पे हमने CIP की फुल फॉर्म तो लिख ली थी। CIP जो है वो पेरू में है, ये तो हमने देख लिया।
ठीक है ना। CIP जो है वो क्या है, एपेक्स, एपेक्स का मतलब क्या होता है, टॉप बॉडी, एपेक्स रिसर्च बॉडी ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च institutions working on tubular crops will take efforts to make sweet potato available to more farmers। और क्या हो रहा है, इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर इन आगरा। तो आगरा में क्या कर रहे हैं, साउथ एशिया का रीजनल सेंटर बना रहे हैं CIP का आगरा में, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्रॉप्स एंड ये सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मालेगांव ब्लास्ट, तो मालेगांव ब्लास्ट जो है क्या हुआ था इसमें, ये 2008 में हुआ था और 6 किल्ड, 6 लोग मर गए थे इसमें, ठीक है ना। ये कब हुआ था, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में ये हुआ था, ठीक है ना। और ये टेरर एक्ट माना जाता है, एक्सट्रीम टेरर एक्ट माना जाता है। कहाँ पर हुआ था ये, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि ये लोगों ने कोशिश करी कि ये लोग, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बाय महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड पोजिटेड a chilling conspiracy by Hindutva extremists to exact revenge through blast for blast, ठीक है ना। allegation that महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS, ठीक है ना, tried to show the attack as a conspiracy as a conspiracy by Hindutva extremists to exact revenge, कि जो ब्लास्ट फॉर ब्लास्ट, कि आप तुम ब्लास्ट करोगे हम भी ब्लास्ट करेंगे, ठीक है ना। इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स ब्लास्ट करेंगे तो हिंदुत्व भी करेंगे, ये दिखाने की कोशिश करी गई। बट कहा जा रहा है कि जो एविडेंस था वो नहीं प्रूव हो पाया, ठीक है ना, जो भी बोल रहे थे, एंड देयरफॉर जितने भी लोग थे उनका एक्विटल हो गया। इसकी हम डिटेल में और भी बात करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से ही बात करते हैं ये वाला, फिर हम ऊपर जाएंगे, पहले ये बात करते हैं, ठीक है ना। अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट एक्विटेड ऑल 7 अक्यूज्ड। अब वहाँ पर हम कौन सा नंबर चला रहे थे, हम चला रहे थे 5th, ठीक है ना, 6th, ठीक है। किसने इनको मतलब एक्विटल दिया है, स्पेशल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA कोर्ट एक्विटेड, एक्विटल का मतलब couldn't be proven guilty, acquitted all 7 accused in 2008 Malegaon bomb blast case, including BJP leader and former MP Pragya Singh Thakur and serving army Lieutenant Colonel प्रसाद पुरोहित, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें 2 बहुत बड़े बड़े नाम थे, एक प्रज्ञा सिंह ठाकुर और एक प्रसाद पुरोहित, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल थे आर्मी में, ठीक है ना। और ये क्यों हुआ,
क्योंकि ऑल्दो अक्रेंस ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट इज इन डिस्प्यूट, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ बट वो कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन, मतलब जो स्टेट है, जो सरकार है, प्रोसिक्यूशन had failed to produce credible and admissible evidence establishing accused involvement in the crime। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन मतलब देखो यार, जब भी क्रिमिनल केस होता है, ठीक है ना, जब भी क्रिमिनल केस होता है, ऑफेंस कमिट होता है, क्रिमिनल ऑफेंस, तो कौन एक्शन लेता है ये लिखने की जरूरत नहीं, समझो, स्टेट मतलब गवर्नमेंट केस लड़ती है, ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर वो एक सिविल डिस्प्यूट है तो कौन लड़ेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल लड़ेगा, ठीक है, सरकार नहीं लड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल सरकार को उसमें हानि नहीं हो रही है, सरकार खुद एक इंडिविजुअली एक्ट हो रही है वहां पर, ठीक है ना, तब। अब यहाँ पर पूरा केस हम समझेंगे, ठीक है, कि क्या हुआ, और जो जो मुझे लगेगा लिखवाना है वो मैं लिखवाती रहूंगी। ऑन September 29, 2008 ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान अ पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट ट्रिप थ्रू मालेगांव, अ कम्युनली सेंसिटिव टाउन इन महाराष्ट्र। तो मालेगांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, मतलब हिंदू मुस्लिम चलता होगा वहाँ पे ऑलरेडी। अराउंड 9:35 PM एन एक्सप्लोजिव डिवाइस कंसील्ड इन एन LML फ्रीडम मोटरसाइकिल डेनोटेटेड नियर शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। द एक्सप्लोजन किल्ड 6 पीपल, 6 लोगों को FIR रजिस्टर हुई, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हुई, इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया। उसके अंदर प्रज्ञा ठाकुर और ये कर्नल भी थे, प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, ठीक है। अब इसके अंदर एक बाइक इन्वॉल्व थी जो कहा गया कि ये प्रज्ञा ठाकुर की है, पर प्रज्ञा ठाकुर तो संन्यास ले चुकी थी, ये बाइक जो थी उन्होंने छोड़ दी थी, मतलब उसमें वो नहीं निकला कि वो ही बाइक थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर एविडेंस में ये भी नहीं निकला कि प्रज्ञा ठाकुर की वो बाइक प्रूव नहीं हो पाई कि वो बाइक, ये एलिगेशन थी कि वो जो बाइक है वो किसकी है, प्रज्ञा ठाकुर की है, पर वो ये प्रूव नहीं हो पाया था, ठीक है ना। जो पिछले मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें ये लिखा है कि चेसी नंबर और ये सारा नंबर प्रूफ नहीं हो पाया था, ठीक है ना, कि वो प्रज्ञा ठाकुर का है, ठीक है। उसके बाद द कोर्ट हेल्ड दैट मिस ठाकुर वाज नॉट इन कॉन्शियस पोजेशन ऑफ LML फ्रीडम मोटरसाइकिल, एंड प्लस ये भी नहीं प्रूव हो पाया था कि ये उनकी मोटरसाइकिल है, जो कोई मोटरसाइकिल उनके नाम पर थी तो ये वही मोटरसाइकिल है जो उनकी थी या कभी उन्होंने यूज करी या उनके नाम पर थी, ठीक है। तो ये प्रूव नहीं हो पाया, तो प्रूव नहीं हो पाया, ना ही ये प्रूव हो पाया कि वो बाइक में कहाँ पे वो कोई मतलब पूरा बाइक में अटैच किया हुआ था या बाइक पे कोई टांकर चला गया था, ये सब चीजें प्रूव नहीं हो पाई, देयरफॉर एक्विटल हो गया, ठीक है, देयरफॉर एक्विटल हो गया। एक्विटल का मतलब क्या होता है, कुड नॉट बी प्रूवन गिल्टी। हमें इतना ही, जितना मैंने लिखा है उतना ही हमारे लिए बहुत है। इन May 2025 द इंडियन गवर्नमेंट टुक अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोमोटिंग सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो यार, जो सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ठीक है ना, सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्लाइमेट चेंज वाले ऐसे में बहुत काम आएगी, और वैसे भी MCQ भी आ सकता है, बट हाँ क्लाइमेट चेंज वाले स्पेशल ध्यान रखें, ऐसे वाले। इट एक्सेप्टेड अ रिपोर्ट प्रपोजिंग, ठीक है ना, May 2025 इंडियन गवर्नमेंट accepted a report proposing a repairability index for mobile phones and appliances, ranking products on basis of ease of repair, spare part access and software support। तो इससे क्या हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ खराब हो रही है, हम उसको फेंक दे रहे हैं डस्टबिन में, हम वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि अच्छा नहीं है। तो न्यू ई वेस्ट पॉलिसीज नाउ इंक्लूड मिनिमम
पेमेंट्स टू इंसेंटिवाइज फॉर्मल रिसाइकलिंग देयर आर टाइम्स। तो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो ठीक है, बट फॉर्मल रिसाइकलिंग भी होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट्स हैं जो बना रहे हैं वो ही उसको रिसाइकल करें, ये भी एक पॉलिसी जो है आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो एक चीज़ यूज़ करी जाती है, ई वेस्ट लिखेंगे, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 introduced what? Extended producer responsibility, EPR, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 क्या लेकर आए? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR लेकर आए, ठीक है ना। व्हाट इज EPR? व्हाट इज EPR? EPR लिखेंगे अ प्रिंसिपल दैट मेक्स मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर post use product management. Now what is post use product management? ठीक है ना, मान लो मैं iPad बना रही हूँ, या मतलब नो पैड्स बना रही हूँ, ठीक है, ई पैड्स बना रही हूँ, मैंने तो बना के मैन्युफैक्चर करके सेल कर दिया, ठीक है ना, दुकानदार को, शॉपकीपर को, या ऑनलाइन कस्टमर को बेच दिया मैंने, है ना, और मैं अपना आगे बढ़ गई और चीज़ें बना रही हूँ। बट जो ये ई पैड कस्टमर के पास पहुँच गया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मेरे को उसको पोस्ट यूज़ भी इसको डिस्ट्रॉय करने में भी मुझे ऐसे डिस्ट्रॉय करना है, इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, या मुझे डिस्ट्रॉय भी करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ध्यान रखूँगी कि भाई इसको ईजिली डिस्ट्रॉय करा जा सके, है ना, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही है कि जो जितने भी लोग प्रोडक्शन में हैं, ठीक है ना, वो अब ऑब्वियसली सेम चीज़ तो पकड़ के वो नहीं रिसाइकिल कर सकते, बट कुछ भी उस टाइप का रिसाइकिल करें और गवर्नमेंट को दिखाएं कि हाँ हमने इतना रिसाइकिल करा है, और गवर्नमेंट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करे कि इतना इतना रिसाइकिल हर किसी को करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या बात करें, PMKVY के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, तो यहाँ पर ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका फोकस किस चीज़ पे? फोकस ऑन शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस फॉर फॉर्मल इंडस्ट्रियल रोल्स। फॉर्मल इंडस्ट्रियल रोल्स के लिए शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस जो हैं वो हो सके, ठीक है ना। फॉर्मल इंडस्ट्रियल रोल्स के लिए शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस, ठीक है ना, कि मतलब कैसे ये करना है, स्किलिंग प्रोग्राम्स हो सके, ताकि रिसाइकलिंग कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर अगर एक सर्टिफिकेट कोर्स हो और वो हर इंडस्ट्री में बैठा हो, कितना अच्छा हो। तो रिपेयर के बारे में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उसके लिए वो क्या लेकर आए, मिशन लाइफ लेकर आए। कौन सा मिशन लेकर आए? मिशन लाइफ लेकर आए। कौन सा मिशन लेकर आए? लाइफ। अब जो मिशन लाइफ है वो क्या है? लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल। ऐसा लाइफस्टाइल कि हम इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। क्या कह रहे हैं? ऐसा लाइफस्टाइल कि हम इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। और इसमें क्या है? प्रमोट रिपेयर एंड रीयूज बट कॉम्प्लीमेंट्री efforts are needed to support the workers who make such sustainability practices possible। तो इसको रीड करते हैं, क्या कह रहे हैं? लाइफ फॉर इन्वायरमेंट मैंने बता दिया किसने लॉन्च किया था, पीएम मोदी का कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। पीएम मोदी का कॉन्सेप्ट है प्रमोट रिपेयर एंड यूज बट कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट्स आर नीडेड टू सपोर्ट द वर्कर्स हु मेक्स अ सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस पॉसिबल। कि आप अगर कोई सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस पॉसिबल कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट भी करो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं।
ठीक है, मे बी उस पर टैक्स कम लगाओ कि भैया तुम प्रोडक्शन ऐसी कर रहे हो। अब आगे चलेंगे, पावरफुल परपेट्रेटर्स आर रेयरली मेड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्रज्वल रेवाना की। ठीक है ना, प्रज्वल रेवाना को लाइफ सेंटेंस मिली है। वो हैज बीन फाउंड गिल्टी कि उसने एक 50 साल ऑलमोस्ट 48 ईयर ओल्ड डोमेस्टिक वर्कर जो हमारे घर पे मेड्स काम करती हैं, वो रेप किया है, 2 बार रेप किया है, ट्वाइस एट फैमिली होम्स इन हसन एंड बेंगलुरु इन 2021 एंड रिकॉर्डेड इट ऑन फोन। एंड ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो वीडियो है, ये वायरल हुई, ये लीक हुई थ्रू पेन ड्राइव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, और तब पता चला कि इन्होंने ये किया है, इसने ये किया है। ठीक है, बड़ी बात ये है कि एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो इनके दादा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इनके फादर जो हैं वो मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है ना, और उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया कि उनका बेटा ना पकड़ा जाए, बट इवेंचुअली जो है वो पकड़ा गया, उसको सजा मिल गई, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, द इंडिया यूनाइटेड नेशंस सेटा। ठीक है, हमें याद रखना है कि जून के अंदर इंडिया और यूके के बीच में क्या साइन हुआ है? इंडिया और यूके के बीच में सेटा साइन हुआ है। तो जो जून वाले बच्चे हैं वो ये नहीं लिखेंगे, बट हाँ, जिन्होंने जुलाई वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, वो नहीं लिखेंगे, जुलाई में साइन हुआ है। तो इंडिया और यूएसए के बीच में क्या साइन हुआ है? सेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलो, क्योंकि जब जब हमारा किसी भी देश के साथ साइन हुआ है ऐसा अग्रीमेंट, ट्रेड अग्रीमेंट, तो वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सेटा की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, दैट इज सेटा, दैट इज सेटा। और ये किसके बीच में हुआ है? इंडिया और यूके के बीच में हुआ है। ठीक है ना, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है। रेजेस सेवरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडियाज कमिटमेंट्स इन द सेटास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैप्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैप्टर, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आईपीआर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये कौन सी होती है? इंटेलेक्चुअल। अकल से कोई चीज़ बनाओगे और कहोगे कि ये कोई कॉपी ना करे, तो हम उसको कहेंगे ये मेरा कॉपीराइट है। ट्रेडमार्क होता है ना, तो ये सब चीज़ें अकल यूज़ करके बनते हैं, है ना। समवन हैज़ अप्लाइड ब्रेन, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, किसी ने कोई मेडिसिन का कॉन्कॉक्शन फिट बिठा लिया, ये सब कैसे हो रहा है? अकल, है ना। तो अकल क्या है? इंटेलेक्ट। तो अब उस पर मैंने कुछ बना लिए तो मुझे उसके ऊपर राइट चाहिए। ये मैंने नोट्स बना लिए, ठीक है ना, ये मैंने नोट्स बना लिए, ये मैंने कैसे बनाया? अपनी अकल यूज करते हुए। तो इस पे मेरा राइट है। अब कोई उठा के इनको कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे किसका राइट है? इस पे एजुगिरी का राइट है। ठीक है ना, तो ये अकल से बना है। तो ऐसा सा कुछ जो अकल से बना हो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। इसके जो मेजर पोर्शंस होते हैं आईपीआर के, ठीक है, वो कौन से होते हैं? ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है। ठीक है, आईपीआर के कौन कौन से हैं? कॉपीराइट, कि भाई मैंने कोई चीज़ लिखी है, सॉफ्टवेयर लिखा है, सॉन्ग लिखा है, मतलब बनाया है, सॉन्ग बनाया है, कोई नोट्स बनाए हैं, तो कॉपीराइट है। कोई मैंने ट्रेडमार्क, कोई नाम मेरा कंपनी का सोचा है, कोई ट्रेडमार्क लोगो बनाया है, ठीक है। पेटेंट, मैंने कोई मेडिसिन बनाई है, इंजेक्शन बनाया है, तो उस पर पेटेंट मिलेगा। तो दिस इज आईपीआर। अब यहाँ पर जो अग्रीमेंट हुआ है, a problematic article in this chapter is Article 13.6, understanding regarding TRIPS and public health measure. In particular, its first paragraph, the parties recognize the preferable and optimal route to promote and ensure access to medicines. तो यहाँ पर ये क्या मेंशन करते हैं? ये कह रहे हैं कि पार्टीज समझती हैं, क्या समझती हैं पार्टीज, कि क्या होगा? ठीक है ना, क्या मेंशन किया हुआ है? ये मेंशन किया, द parties, एक मिनट, the parties recognize the preferable and optimal route to promote and ensure access to medicines is through voluntary mechanisms. ये क्या कह रहे हैं?
ये कह रहे हैं कि जो मेडिसिन्स कोई भी कंट्री बनाती है, ठीक है, मान लो इंडिया ने बनाई या ब्रिटेन ने बनाई, तो हम ना उसको वॉलंटरी मैकेनिज्म के बेसिस पे ही देंगे। मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अब तुमको कि ले, तुमने ही तो बोला अकल से कोई चीज़ बनाई हुई है उसके ऊपर राइट हो सकता है। बट अब यहाँ पे क्या होने लग गया था कि देखो जो गरीब देश है वहाँ पे कहाँ रिसर्च होगी, उनके पास तो खाना पूरा नहीं हो रहा, ठीक है ना। रिसर्च कहाँ पर होती है, जहाँ पे बेसिक्स पूरे हो गए हैं, ठीक है ना। अब जिनके बेसिक्स ही पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ से रिसर्च कर लेंगे। तो अब जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ, कोविड के टाइम पे चलो यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, हमने बना ली, ठीक है ना, मेडिसिन। बट व्हाट अबाउट पूरे पुअर कंट्रीज, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इनके पास तो नहीं आई ना, ठीक है ना। म्यांमार, ठीक है, मालदीव, ये छोटी छोटी कंट्रीज और गरीब देशों में तो नहीं आई। श्रीलंका, इनके पास पैसे नहीं थे कि ये रिसर्च में पैसे डाल सके। तो अब इसके लिए ट्रिप्स जो है, ठीक है ना, ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना। ट्रिप्स क्या कहता है, ट्रिप्स बोलता है, ट्रिप्स क्या है, सबसे पहले ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या कहता है, ये एक ना चीज के बारे में बात करता है जिसको बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। क्या बोलते हैं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ना व्हाट इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग, कि सरकार बोल देगी कि भैया आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, ठीक है ना, बनाने के लिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस मेडिसिन जो है अफोर्डेबल बन जाती हैं, जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती वो अवेलेबल हो जाती है। इंडिया आर्ग्यू दैट एडवांस कंट्री मस्ट ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर इंडिया क्या हमेशा बोलता है, इंडिया हमेशा ये बोलता आ रहा था कि भाई कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउ होनी चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पर सरकार को अगर लगे कि कोई मेडिसिन है जो बहुत ही महंगी है या कोई मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होनी चाहिए पर नहीं अवेलेबल है, उसका आपको किसी को आप लाइसेंस मतलब देना पड़ेगा, उसका ए कंपनी को किसी ना किसी XYZ को देना पड़ेगा कि अच्छा तू भी मैन्युफैक्चर कर ले, सस्ते में कर ले, ठीक है ना। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग कहते हैं। बट यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि भैया वॉलंटरी मैकेनिज्म होंगे, वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहे इस ट्रेड अग्रीमेंट में, ठीक है। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में इंडिया के लॉज में भी बात हो रखी है और ट्रिप्स में भी बात हो रखी है, ठीक है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग मैंने आपको समझा दिया, ये वाला आर्टिकल हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलेंगे। इंडियन रेलवेज रिसेंटली कमीशन द न्यू 53.38 किलोमीटर ट्रैक टू साईरंग, 18 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ मिजोरम्स कैपिटल आइजवाल। It raises hopes for India's ambitious Act East policy, which envisages rail and road links with the Southeast Asia. तो यहाँ पर इंडियन रेलवे ने क्या किया है, लिखते हैं इंडियन रेलवेज कमीशनड 51.38 किलोमीटर ट्रैक टू साईरंग, ठीक है ना। कहाँ पर, ट्रैक टू साईरंग। अब जो साईरंग है, साईं बाबा के रंग, ऐसे याद हो जाएगा साईरंग, ठीक है। तो साईरंग जो है वो 18 किलोमीटर दूर है, 18 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ मिजोरम्स कैपिटल आइजवाल, ठीक है। इट रेजेस होप्स फॉर, अब इसमें, ठीक है ना, इससे क्या होगा, Mizoram had 1.5 kilometer of meter gauge railway track connecting Bairabi in state's Kolasib district to Assam Silchar before the gauge conversion project sanctioned in 2000 was undertaken. The extension of this project to Sairang with entailed track began in this, but the progress was slow due to weather, a difficult and landslide prone area. The project was part of Indian Railways plan. Sairang's railway station is 18 kilometers short of Mizoram's capital. The Bairam section, which received safety clearance in June, awaits formal inauguration. It consists of, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर कौन सा है, बाईराबी साईरंग सेक्शन, ठीक है ना। बाईराबी साईरंग सेक्शन जो है, ठीक है ना, रिसीव्ड सेफ्टी क्लियरेंस एंड अवेट्स फॉर्मल इनॉग्रेशन। इसमें कितने हैं, 48 टनल्स हैं, 142 ब्रिजेस हैं,
ठीक है। उसके बाद लैंडलॉक्ड मिजोरम फास्टेड। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्या हासिल कर लिया हमने? मिजोरम्स फास्टेस्ट एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। लैंड लॉक्ड पहले लिख लेंगे फिर मैं समझाऊंगी। लैंड लॉक्ड मिजोरम्स फास्टेस्ट access to the rest of the country is through air travel। अब ये क्या कह रहे हैं कि मिजोरम कैसे कनेक्टेड है रेस्ट ऑफ इंडिया को? ठीक है, लैंड लॉक्ड है, मतलब मिजोरम के आसपास जमीन ही जमीन है, ठीक है ना, लैंड ही लैंड है, कोई वाटर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, लैंड है, तो लैंड लॉक्ड है ये, ठीक है। और इसको एयर कनेक्टिविटी है। द एजवाल सिलचर हाईवे ऑल्सो बाय साइरंग इज सेकेंड फास्टेस्ट ऑप्शन। 5 घंटे का रास्ता है, ठीक है ना। बट जो साइरंग रेल हेड है विल स्लैश ट्रैवल टाइम, ठीक है ना, ठीक है। रोड ट्रैवल 5 घंटा लगता है, ठीक है। बट जो साइरंग रेल हेड है विल स्लैश दिस ट्रैवल टाइम टू 1.5 आवर्स एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाएगी। द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अब ये कह रहे हैं कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट था। किसका पार्ट है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है ना। व्हाट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी? अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी इन 2014 में अनाउंस हुई थी ये, ठीक है। वॉज एम्बिशियस वर्जन ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1981। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इनटू इंडियाज गेटवे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था? 19 तो इसमें, ठीक है, एम्बिशियस वर्जन ऑफ कांग्रेस का लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। की ऑब्जेक्टिव क्या था? की ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन into India's gateway to the Asian bloc, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। एशियान का ब्लॉक मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उसको कनेक्ट हो सके थ्रू दिस, तो वो करने की कोशिश थी, तो ये हमने लिख लिया है। चाइना रशिया स्टार्ट 3-day जॉइंट नेवल ड्रिल्स। कौन है? चाइना रशिया, चाइना रशिया भाई, चाइना रशिया इन द सी ऑफ जापान। तो जॉइंट सी क्या है ये? जॉइंट सी 2025 एक्सरसाइज, ठीक है। क्या है? जॉइंट सी 2025 एक्सरसाइज। जॉइंट सी 2025 एक्सरसाइज क्या है? चाइना एंड रशिया की नेवल ड्रिल्स कहाँ चल रही है? इन सी ऑफ जापान, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाइना रशिया कितने पास आ गए हैं, और जापान के अगेंस्ट जो यूएसए का बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना। वैसे यूएसए का बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है। फायर एट सोची ऑयल डिपो इन रशिया, ठीक है ना। फायर एट सोची ऑयल डिपो इन रशिया कैसे हुई? यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। यूक्रेनियन ड्रोन attack. A Ukrainian drone caused 2 oil tanks of catch fire. 93 Ukrainian drones overnight, including one over. तो यहाँ पर ड्रोन अटैक जो है बहुत सारे होने लग गए हैं, जो रशिया पे होने लग गए हैं, और सोची ऑयल डिपो पे हुआ, ठीक है। लैंडो नॉरिस जो है, लैंडो नॉरिस इसको ढंग से लिखते हैं, लैंडो नॉरिस 1 हंगेरियन जीपी, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट। डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा ये सेशन। कमेंट्स में मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि आप रेगुलर रहिए, उससे हमारे में भी रेगुलरिटी आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड आई यूज्ड टू बी रेगुलर, बट यार
थिंग्स आर हैपनिंग इन लाइफ, व्हाट आई कैन डू, एडल्ट लाइफ इज लाइक दिस ओनली, ठीक है ना। तो येस, आई विल ट्राई टू डू व्हाट आई कैन डू। कमेंट ज़रूर कर देना कि कैसा लगता है, ठीक है ना। लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट कर देना, ठीक है ना। एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।